हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बैंकर्स पाथ। मेरा नाम आयुष है और आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि हम लोग किस चीज़ पे और किस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आरआरबी क्लर्क का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला उसके बारे में। एक्चुअली मैं जनरली वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट रिसेंटली मैं अपने ही इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे मॉक्स के वीडियोज़ डाले थे, जिसमें मैंने कुछ बोला भी नहीं था, कुछ बताया भी नहीं था, बट रिस्पॉन्स अच्छे मिले थे और बहुत सारे मेरे को डीएम्स आए थे टेलीग्राम्स पे कि भैया आपका माइंडसेट क्या होता है किसी भी एक मॉक को देने में, और कैसे आप किसी भी एक मॉक को अप्रोच करते हो, ये आप मेरे को बताओ। क्योंकि बहुत सारे लोग का है जिनका प्री ही नहीं हो रहा है, दैट इज़ अ मेजर इशू। तो अगर आपका प्री ही नहीं हो रहा है और आप मेंस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो देर इज़ वेरी लेस चांस कि आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी ऐसा था कि बैक टू बैक नवंबर में अगर आप बैंकिंग के सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा कि नवंबर बहुत ही हेक्टिक रहा है। तो उसमें मेरे को लगा था कि मैं थोड़ा सा फोकस अपने पे करके, सारे प्री एक्चुअली में मेरे क्लियर हुए थे, तो मैं सोचा था कि अपने पे फोकस करके मैं अच्छे से मेंस दे दूँ ताकि अच्छा इसका आउटपुट हो और रिजल्ट अच्छे आए। तो इस वजह से मैंने कभी सोचा नहीं कि वीडियो बना के बच्चों को गाइडेंस दूँ, बट बहुत सारे मैसेजेस आए उसके बाद फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक्चुअल सीरियस प्रॉब्लम तो है। एक्चुअल में लोगों का प्री भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े भी हुए हैं जिनके प्री 5 नंबर 10 नंबर से रह जाते हैं। देखो, समझने की बात क्या है? समझने की बात ये है कि पेपर बना रहा है एक इंसान। कोई एआई नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है। एक इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक पेपर डेवलप करता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और उस एग्ज़ाम को देते हैं। तो अगर हम आपको बोल दें कि आपको एलकेजी या यूकेजी के बच्चों के लिए या 1 और 2 क्लास के बच्चों के लिए पेपर सेट करना है, तो आप कैसे पेपर सेट करोगे? सेम माइंडसेट के साथ। कैसे सेट करोगे कि आप बच्चों को देखोगे कि बच्चों का लेवल क्या है, बच्चे कैसे अप्रोच कर रहे हैं, उससे अगेंस्ट थोड़ा पेपर अगर ट्रिकी बनाना चाहोगे तो उसके अगेंस्ट थोड़ा पेपर रखोगे ताकि मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत उसमें परफॉर्म करें और वो सब बाहर हो जाए। तो जनरली आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखता है कि बच्चे पेपर को अप्रोच कैसे कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एक पेपर में कि बच्चे का अप्रोच क्या है, और उसी को देखते हुए एक एग्जामिनर पेपर सेट करता है। और बहुत सारे बच्चे साइकोलॉजिकली नहीं समझ पाते हैं कि पेपर के पीछे का रीज़न क्या है ना निकलने का। वो सोचते हैं कि पढ़ लो, रीजनिंग बहुत सारे लगा लो, मैथ्स बहुत सारे टाइम दे दो, इंग्लिश में बहुत सारे टाइम दे दो, वो ऐसे क्लियर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, उसके पीछे का लॉजिक समझना होता है, उसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग समझना होता है कि बच्चे के किस पर्सपेक्टिव से वो एग्जामिनर ने उस चीज़ को सेट किया है। तो देखो, बात बस इतनी सी है। इतना सारी बात बताने का मतलब बस एक है कि हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको 12 लाख 13 लाख बच्चों को हराना होगा, तब जाके आप कहीं अपना एक सीट पा पाओगे। उन बच्चों को हराने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बट एक एग्जामिनर को हराने के लिए उनके माइंडसेट को भी समझना होगा। और उनका माइंडसेट क्या होता है कि वो एग्जामिनर का पेपर जो पेपर बनाते हैं वो ऐसा सेट करते हैं कि उसमें कहीं ना कुछ हर्डल्स आते हैं, जहां पे बच्चे को स्टक करने की वो कोशिश करते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो दैट इज अ ट्रैप, कि आपको वो ट्रैप बनाएंगे जहां पे आप जाके फंसोगे ही फंसोगे। तो जो बच्चा का, वैसे बच्चे क्या होते हैं, जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस होंगे यूट्यूब पे जहां पे आप देखते हो अप्रोच, देखते हो नए नए बच्चे अप्रोच हमेशा सीखते हैं, उस पर वर्क करते हैं, वो काम नहीं करता, उसको चेंज करते हैं। ये सबसे बुरी और सबसे बेकार स्ट्रैटेजी होती है, जो एक फेलियर की निशानी बन जाती है वो लोग के लिए, एक फेलियर की तरफ वो लोग को लेके चली जाती है कि मल्टीपल ऑफ स्ट्रैटेजी को करना, उस पर वर्क करना, फिर उसको छोड़ देना। कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उस पर लंबे टाइम तक वर्क करो, छोड़ो नहीं। जैसे कि अभी हम बताने जा रहे हैं जो चीज़, जैसे स्ट्रैटेजी तो मैं नहीं जनरली इसको बोलूंगा, बट एक माइंडसेट बताने जा रहा हूँ कि कैसे कोई भी एग्जामिनर पेपर सेट करता है। जैसे कि मान के चलिए आप कि अगर आपका आरआरबी क्लर्क है 13 तारीख को, ठीक है, उसमें आएंगे दो सेक्शन, रीजनिंग और मैथ। अब रीजनिंग में है तो ये क्लर्क का तो ऑब्वियस सी बात है कि पजल्स ट्रिकी नहीं होंगे, डुएबल होंगे, बहुत आराम से डुएबल होंगे। और पजल के लिए जो बच्चे का माइंडसेट होता है वो ये होता है कि हाँ पजल है तो करना है तो हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ मिसलीनियस इसमें ऐसे होते हैं जो बच्चे को ट्रैप में फंसाते हैं, और वो मिसलीनियस का नाम हम आपको बताएंगे तो आप खुद रियलाइज करोगे कि हाँ हमने 2-3 एग्जाम दिया था, उसमें कहीं ना कहीं मेरे ये मिसलीनियस में जाके मेरे हाथ रुके थे, मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, हम इसकी वजह से बाहर हो गए थे एग्जाम में। आपको ये रियलाइज होगा। और वो ये है कि रीजनिंग में आप जब जाओगे तो आपको बीआर मिलेगा, ब्लड रिलेशन जैसे हम बोलते हैं। उसके बहुत सारे केसेस निकलते हैं कभी कभी, और वो इतने ट्रिकी बनाते हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग, अगर आप आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ दिए होंगे तो उसमें जो चैलेंजिंग रहा है रीजनिंग में एक क्वेश्चन जो मिसलिनियस से, वो है बीआर। बहुत चैलेंजिंग रहता है, उसमें बहुत सारे केसेस मिलते हैं। अगर आप संजय सर से पढ़े हो द आर्ट ऑफ रीजनिंग से, उन्होंने बहुत सारे बीआर ऐसे करवाए हैं जिसमें बहुत सारे केसेस निकले हैं। उसमें बच्चे का माइंडसेट बन जाता है कि बीआर में, पहले तो बात ये है कि जो बच्चे बीआर में ये सोचते हैं कि केसेस नहीं बनते, ऐसे तो बहुत बड़े एक मेजोरिटी है जो सोचती है कि बीआर में तो कोई केस ही नहीं बनते। एक एक बनते हैं जो वो है सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ का, कि इसमें एक दो केसेस निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो हम लोग देख नहीं पाते और वो निकल लेते हैं, और एग्जाम के प्रेशर में हम लोग वो नहीं कर पाते। तो पिछली साल मैंने जब आरआरबी के दोनों एग्जाम दिए थे, दोनों एग्जाम में मैंने एक एक नंबर से मैं बाहर हो गया था, और उसका रीजन केवल और केवल ब्लड रिलेशन बना था कि मैंने पहले अटेम्प्ट 1 गो में ही ब्लड रिलेशन को उठा लिया था। देखो, अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका ब्लड रिलेशन बहुत टॉप नॉच का है तो आप उठाना ही मत। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एग्जामिनर कौन से क्वेश्चंस में फंसाने की ज्यादा कोशिश करता है। जैसे कि रीजनिंग में हुआ बीआर, बीआर में केसेस बना देगा, बच्चा सोचेगा अरे बीआर तो मेरा हो ही जाता है हमेशा क्योंकि मॉक्स में हो जाते हैं, तो हम बीआर को बहुत अच्छे से कर लेंगे। वो स्टार्ट कर देता है बीआर करना, एट द एंड रिजल्ट क्या होता है कि 2 मिनट 3 मिनट 2.5 मिनट देने के बाद उसके बीआर बनते ही नहीं। तो उस पर जो प्रेशर पड़ता है ना एक नंबर कर पाने का, वो 3 नंबर का क्वेश्चन, और उसके साथ साथ जब वो टाइम की तरफ दिखता है तो टाइम
17 मिनट 16 मिनट बचता है, उस टाइम पे वो इतना प्रेशर लेता है कि इजी इजी क्वेश्चन उससे गलत हो जाते हैं, उसकी एक्यूरेसी बहुत हिल जाती है। अब ये सब क्वेश्चंस को अवॉइड करते हुए तुम्हें आप अवॉइड करते हुए आपको उस सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 क्वेश्चंस हैं। आपको पहले तो बात ये समझ लो आप लोग कि किसी भी एग्जाम में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है एवरेज बच्चों से ऊपर उठना। सबसे पहला काम ये होता है। ये भाग दौड़े मत रहो कि फटाफट फटाफट 40 करना है, हमको 40 करना है। नहीं, पहले एवरेज बच्चे से ऊपर होना, और एवरेज बच्चे से ऊपर होने के लिए आपका 35 प्लस नंबर भी इज अ गुड नंबर। आप लोग भी जानते हो कि कहीं ना कहीं अगर एक्यूरेसी के साथ करोगे 35 नंबर इज ऑल्सो अ गुड नंबर। आपको बीआर को छोड़ के या कुछ ऐसे मिसलिनियस हैं जो आपको लगते हैं कि भाई मेरे इसमें एक बार में नहीं होते, उसको स्किप करके आगे बढ़ना है, फिर उसके बाद उस पर आना है। जनरली लोग क्या करते हैं कि बीआर को भी, क्योंकि रीजनिंग ईजी आती है तो बीआर को भी उसी के साथ साथ करते हुए चले जाते हैं, बट मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा कि बीआर को बहुत रेयरली उठाइए। तब उठाइए जब आप कभी बीआर में फंसे ना हो और आपको 100% श्योरिटी कि आप बीआर बना लोगे। अब उसके पीछे का रीजन ये है कि अभी रिसेंटली जो फर्स्ट शिफ्ट गया है, सेकंड शिफ्ट गया है, ये सब में भी बीआर बहुत ट्रिकी है। बच्चे को 2-2 3-3 4-4 मिनट लगे उसको डिकोड करने में, ऐसे ऐसे बीआर आए, आप जाके देख भी सकते हो। अब अगर ये चीज आप करते हुए जाते हो और रीजनिंग को 40 में से 40 अटेम्प्ट करते हो, तो अब अगर आप एनालाइज किए होगे कट ऑफ और हर चीज को एनालाइज किए होगे, तो आप ये समझे होगे कि आरआरबी में जो गेम है वो रीजनिंग का तो है ही नहीं। आप लोग रीजनिंग को भले से जो भी दे रहे हो, आप लोग वेटेज दे रहे हो, जो भी सोच रख रहे हो, बट बीआर के बाद आप ये देखोगे कि रीजनिंग का कोई लड़ाई नहीं है। सब के सब 40 करके आ रहे हैं, सबके सब पूरे फुल नंबर करके आ रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइम भी लोगों का बच रहा है। कहाँ फंस रहा है? वो है मैथ। मैथ में बच्चे गलती क्या करते हैं वो समझने की कोशिश करो। बच्चे सोचते हैं कि हम दिन रात अर्थमेटिक लगाए हैं, हम तो एग्जाम में भी जाके अर्थमेटिक फोड़ ना आएंगे और ये वन गो में करेंगे, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक बनता है एक एग्जाम का। क्योंकि अगर आप अर्थमेटिक उठा रहे हो और अर्थमेटिक में फंसते हो, तो आपके ऊपर जो प्रेशर बनेगा आपको खुद पता होगा कि अगर आप एक नॉर्मल डीआई उठाते हो तो आई थिंक 2.5 से 3 मिनट, हार्डली 2 मिनट में आप कहीं ना कहीं अर्थमेटिक से ज्यादा अच्छा आउटपुट डीआई वगैरह में निकाल लेते हो। तो कहने का ये मतलब है कि आपको जो करना है वो ये करना है कि अर्थमेटिक को स्किप करना है। डजेंट मैटर कि आप कितने तेज हो, आप कितना अच्छे हो अर्थमेटिक में, उसको ना देखते हुए आपको हार्डली 8 से 10 अर्थमेटिक आता है, वो भी ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में आते हैं कि एक ऊपर रहेगा, एक बीच में रहेगा, दो साइड में रहेगा, ऐसे आते हैं। तो आप चाहोगे तो आप उसको बहुत आराम से स्किप करके आप पूरे पेपर्स को स्कैन करते हुए पूरे करते हुए निकलना है। डीआई वन गो में करना है, केसलेट को भी अवॉइड करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में केसलेट को भी टाइम नहीं देना है। ये नहीं कि लाओ 10 मिनट या 15 मिनट के टाइमिंग में आपको ऑलमोस्ट सारे 40 क्वेश्चन को छूटते हुए हर कुछ करना, और जो क्वेश्चन बचेंगे वो लास्ट के 5 से 6 मिनट में आपके लिए बोनस रहेंगे। और आप जब ऐसे स्किप करते हुए जाते हैं, तो जैसे देखो आप, अब एग्जामिनर क्या करने की कोशिश करेगा मैथ में, जनरली मैथ में वो क्या करने की कोशिश करेगा, उसे पता है कि बच्चे डीआई तो डिकोड कर लेंगे किसी भी हाल में, क्योंकि पीओ लेवल का लगा के आए हुए हैं। उसे ये भी पता है कि बच्चे आराम से सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, चाहे हम उसमें कितना भी ट्रिकी दे दे वो निकाल लेंगे सिंप्लीफिकेशन, एक बार में नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में निकाल लेंगे, बहुत आराम से निकाल लेंगे। लेकिन एग्जामिनर को पता है बच्चे केसलेट में फंसेंगे, क्योंकि केसलेट की प्रैक्टिस बड़ी कम होती है लोगों की। ठीक है, बच्चे अर्थमेटिक में फंसेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक में प्रैक्टिस तो होती है बट डर होता है हल्का सा कि ना हुआ तो, क्योंकि बहुत सारे अर्थमेटिक ऐसे होते हैं जो बच्चों से नहीं होते, भले से एग्जाम में इजी क्यों ना है, बच्चों से नहीं होते वो चीजें। तो जब एग्जामिनर को ये चीज पता है कि बच्चे का क्या वीक पॉइंट है, तो वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि बच्चों के वीक पॉइंट पे खेले। वो हमेशा की हमेशा यही कोशिश करेगा, वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे नहीं खेलेगा। अगर आपको लगता है कि सिंप्लीफिकेशन हार्ड आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सिंप्लीफिकेशन कितना भी हार्ड आएगा आपके लेवल का ही आएगा, आप आराम से टैकल कर लोगे। लेकिन जहां केसलेट में हल्का सा ट्रिक या हल्का सा कुछ भी चेंज करने की कोशिश किया वो और आपको फंसाने की कोशिश किया, तो आपको पता है कि आप 100% वहां पे टाइम वेस्ट करोगे ही करोगे। तो अवॉइड करो उस हर्डल्स को। देखो सबसे बड़ी बात ये है, सब मिला के ऑल ओवर मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में जिनको आपको अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में जाके आपको ये चीज सीखने को नहीं मिलेगा कि हम ये अवॉइड कर दे, वो अवॉइड कर दे, ये avoid करना सही होगा, वो अवॉइड करना सही होगा, नहीं। आपको जो भी चीज तैयार करना होगा वो मॉक से करना होगा। आपको ये समझना होगा कि अर्थमेटिक कहीं ना कहीं चीजें फंसाती है, आपको ये समझना होगा केसलेट कहीं ना कहीं चीजें फंसाती है। तो उसी तरीके से आपको मॉक में भी अटेम्प्ट करना है। जैसे बीआर को आपको स्किप करना है मॉक में भी, डजेंट मैटर एकदम 1 लाइन हो 2 लाइन हो, कोई मतलब नहीं है। आपको स्किप करना है मतलब स्किप करना है बीआर को। उसके बाद जाके आप जब आप आओगे मैथ्स में, तो आपको अर्थमेटिक स्किप करना है। डजेंट मैटर अर्थमेटिक कितना ईजी है। आप देखो, आप अगर अभी टाइम दोगे अर्थमेटिक में, आप 30 सेकंड में अर्थमेटिक लगा लिए, वेरी वेरी गुड, डजेंट मैटर, बहुत अच्छा चल रहा हो। लेकिन अगर आप स्किप करते हो, और आप देखो क्लर्क में तो वैसे भी नहीं फंसोगे डीआई में और अर्थमेटिक उसमें सिंप्लीफिकेशन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज में, आप उसको स्किप कर देते हो। स्किप करने के बाद आप जो टाइम में उसको कर रहे थे, वो टाइम तो आपके पास है ना, कोई लेके तो नहीं जा रहा है ना। आपको पूरा करने के बाद जब आपके 8 से 10 क्वेश्चन बचेंगे, जब आप पूरा 40 से 40 क्वेश्चन कर चुके होंगे और आपके अर्थमेटिक के पूरे 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बचेंगे, आप बड़े आराम से देखोगे कि आप वन गो में सारे अर्थमेटिक को क्लियर करते हुए एक अच्छा स्कोर 78 to 80 के बीच में लाके खड़ा कर लोगे। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चों की तरह रहोगे कि वन गो में करोगे, पहली बात तो ये जान लो कि एग्जामिनर आपको वन गो में करने देगा नहीं। वो जरूर से जरूर कुछ ना कुछ हडल्स डालेगा उसमें, जिससे आप फंसोगे अगर वन गो में जा रहे हो तो बिहेव लाइक अ स्मार्ट गाय। आपको छोड़ना है वो चीज जो चीज आपके लीग में नहीं है।
और जो चीज़ आपको लगता है कि भाई मेरे फंसते हैं, कभी कभार हल्का सा भी हार्ड हो जाता है तो फंसते हैं। अब हम ये नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऑटोमेटिक ही छोड़ना है, हम ये भी नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको डीआई छोड़ना है, स्किप करना है, लेकिन हम बताने की कोशिश करें कि हर इंसान की अपनी एक वीक और अपनी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है। हर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो यूपीएससी हो, कुछ भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सबसे पहला जो उसमें काम होता है वो होता है कि एवरेज बच्चों से उठना। क्योंकि आप एक बड़ी भीड़ को पीछे कर रहे हो तो एवरेज बच्चों से ऊपर होना होगा आपको, और एवरेज बच्चों से ऊपर होने का केवल एक लॉजिक ही चलता है कि स्मार्ट वे में पेपर को अटेम्प्ट करना। अगर आप स्मार्ट वे में पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप उन एवरेज बच्चों में भी नहीं आ पाओगे और आप सीधे एग्जाम से बाहर हो जाओगे। तो देखो, हम आपको दिखाते हैं जनरली कि अभी हम मॉक दिए थे तो उसमें क्या माइंड सेट होगा, जितना बताएं आपको इस बात को अच्छे से समझ लो कि जितना भी दिन बचा है अभी आपको करना क्या, अभी आपको ये देखना है कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस क्वेश्चंस को आप स्किप करना पसंद करोगे, किस क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे। ये बात मेरी मान के चलो कि अगर वन गो में करने की कोशिश की तो 120% आप फंसोगे, आपके 2-3 नंबर नीचे होंगे, क्योंकि एग्जामिनर आराम से नहीं निकालने देगा एग्जाम को, वो खेलेगा ही खेलेगा। आप अगर माइंडसेट उसका नहीं खेल पाओगे, एकदम वन गो में करोगे सोच के कि ईजी है, तो आप फंसोगे, कंफर्म फंसोगे। मैं अब आपको एक मॉक दिखा रहा हूँ जो आज मैंने दिया, काफी अच्छा मॉक था, लेवल भी बहुत सही था, मेरे परसेंटाइल भी आप देख सकते हो। पहले एनालिसिस पे जाते हैं ना, वेट अ मिनट, मैं अपने आपको छोटा कर लेता हूँ और चलते हैं इस मॉक पे। ठीक है, ये है टेक्स्ट बुक का आरआरबी क्लर्क का मॉक नंबर 15। ठीक है, इसमें देखो, इसमें मेरे परसेंटाइल जो बने हैं वो बने हैं 99.41। ठीक है, इतने परसेंटाइल मेरे बने हैं, मेरे अटेम्प्ट रहे हैं 75 और 73.75 मेरे स्कोर रहे हैं, मतलब एक नंबर मेरा मैथ्स में गलत हुआ। आप लोग अटेम्प्ट करना, आप लोग भी बताना नीचे कमेंट में कि आप लोग के कितने नंबर आए, क्योंकि ये मॉक अच्छे लेवल का था, ये मॉक काफी अच्छे लेवल का था। मेरे को ऐसा लगा कि अगर आरआरबी क्लर्क हार्ड शिफ्ट करेगा, बहुत हार्ड शिफ्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं इसके पास पहुंचेगा। बहुत बढ़िया मॉक है, इसको आप दे सकते हो। अब मैं सोल्यूशन की तरफ चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो, अब ये पजल आया, मैंने इसको 1 मिनट 12 सेकंड में किया, और जनरली सब करते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा तोप वाला काम नहीं है, बहुत बड़ा वो वाला बात नहीं, बहुत आराम से मैंने इसको 5 किया। ठीक है, उसके बाद अब देखो, यहाँ पे मैं आया, ठीक है, यहाँ पे मैं आया, मैं सोचा कि चलो ये तो डायरेक्शन बेस्ड है, ये मेरा माइंडसेट था, मैं सोचा कि चलो ये डायरेक्शन बेस्ड है पजल, वो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो बहुत आराम से मैं इसको कर लूंगा। लेकिन मैं जब पहला लाइन पढ़ा, ए इज 6 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, बी इज 8 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ सी, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये एंगल बनता हुआ दिखा था। ये बहुत ज्यादा इजी, जब आप लोग करोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये कितना इजी था। लेकिन मैं इसको तुरंत स्किप किया, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे को हर्डल्स का फील हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिसमें मेरे टाइम लगेंगे। और अगर देखो, अगर यहाँ पे बदमाशी कर सकता है मॉक में, यहाँ पे आपको परेशान कर सकता है, तो अभी आपको बचे हैं इतने क्वेश्चन, इसमें भी क्या लेवल होगा आपको नहीं पता है। तो अगर ये लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मॉक अपने में अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश में है, तो इसको अवॉइड करो, आगे बढ़ो, जो कि ये डायरेक्शन है। और बहुत लोग करते हैं, देखो 60% लोग आंसर्स भी किए करेक्टली, ये करते हैं बहुत लोग, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना जिसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो आपको फेमिलियर नहीं हो, बहुत फ्रीक्वेंटली तो ऐसे वर्ड्स लगाते नहीं होंगे, आप लोग भी जानते हो। तो मैंने इसको स्किप किया। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने स्किप किया। अब ये तो केक वॉक की तरह करना होगा आपको, एकदम आराम से, बिल्कुल कुछ भी बिना सोचे सोचे। फिर देखो, ये आए पजल, इसको भी मैंने 2 मिनट 6 सेकंड में कर लिया, जो कि एवरेज 3 मिनट 22 सेकंड रहा है। आप लोग भी जानते हो कि पजल इज नॉट अ चैलेंजिंग इन आरआरबी क्लर्क, बहुत इजी आते हैं, कोई मतलब नहीं है इतना सोचने का कि पजल कैसा है। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। ठीक है, अब इसको भी देखो, बड़े बड़े लग रहे हैं थोड़े थोड़े से, लेकिन मैं कहा एक बार देख लूं। अब ये अगर पढ़ते तो समझ में आता है, थोड़ा सा रफ रीडिंग होती है, तो अब वो आप लोग भी मॉक देते हो तो आप लोग को भी पता होगा कि रफ रीडिंग हल्का से कैसे ली जाती है। तो इसमें मैंने रफ रीडिंग लिया, तो मैंने इसको भी अवॉइड करने की कोशिश किया। देखो, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ अवॉइड किए, एक मैंने यहाँ किया, 2 मैंने यहाँ किया, तो 5 हो गए टोटल। मैंने ऑलमोस्ट 20 में से 5 क्वेश्चन को अवॉइड किए, और हम अपने हाथ को रुकने नहीं दिए कि हाथ स्टक करे मेरा, ऐसा कोई क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किया। अब आप लोग बोल रहे होगे कि भैया ये तो क्लर्क है, इसमें तो स्किप करना ही नहीं होता, 40 के 40 क्वेश्चन करने होते हैं। अरे भाई, मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम को स्किप करके आगे बढ़ने की कोशिश में। पहले हम ये कोशिश करते हैं, हर मॉक की बात बता रहे हैं, चाहे वो पीओ हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी मॉक हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा हाथ ना रुके। अगर आपके हाथ नहीं रुके हैं मॉक में, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे आपके मॉक बहुत अच्छे होंगे। डजेंट मैटर कि आपके नंबर कितने हैं कितने नहीं, लेकिन परसेंटाइल बहुत प्यारे बनेंगे। तो देखो, अब 20 तक मैंने 5 क्वेश्चन को स्किप किया, क्योंकि बहुत अलग अलग वेज में लिखे थे, तो मैंने स्किप किया। 21 पे मैं गया, ये भी किया। 22, ये इसको तो भाई सब स्किप ही कर दिया करो। ठीक है, बाद में बार बार ऐसा प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना बना के देखा करो कि भाई बन रहा है तो ठीक है, वरना रिस्क ही रहता है इसमें। प्रोबेबिलिटी देखो, मैंने 3 मिनट दी हुई, बड़े आराम से बना रहा था मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही बहुत बचा था। फिर उसके बाद मैंने देखो, ब्लड रिलेशन आया, ब्लड रिलेशन इतना बड़ा, बट मैंने स्किप किया। 3 क्वेश्चन ऊपर स्किप किए, 2 क्वेश्चन यहाँ पे, और 3 ऑलमोस्ट यहाँ पे भी स्किप किया। अब ये करने वाला है, इसको तो छोड़ने वाला ही नहीं है। 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ, फिर ये भी पजल्स आगे, पजल को भी करते हुए जाओ, क्योंकि देखो पजल क्लर्क के बारे में हम बता रहे हैं तो करने हैं, और पीओ की अलग स्ट्रैटेजी अलग माइंडसेट होता है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तब, अगर आपको समझ में आया जो मैं बात बता रहा हूँ तो
देखो देखो ये भी करने वाला है, कर लो, ये तो बहुत ईजी होते हैं, इनको फटाफट कर लो। अब इसको करने के बाद इतना कर लिया मैंने, 3 क्वेश्चन यहाँ छोड़ा, 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ छोड़े, और 3 क्वेश्चन मैंने ब्लड रिलेशन के किए। अब ब्लड रिलेशन का देखो, यहाँ पे माइंडसेट तुम्हारा काम करना चाहिए, ब्लड रिलेशन पे जाना है कि तुम्हें डायरेक्शंस पे जाना है, वो तुम्हारा कॉल रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेंथ और तुम्हारी वीकनेस, मेरे स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस से बिल्कुल अलग है। तो हम कहाँ गए, हम इस पे गए। जब हम इसको बनाते हैं बड़े शांति मन से तो 2 मिनट में बनाते हैं, ठीक है, और ये मेरा बहुत आराम से बन जाता है। फिर मेरे को रिलैक्स होता है, ये तो बहुत ईजी था, मैं जबरदस्ती ही सोच लिया, जो कि लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो ये सोचना बहुत अच्छा था। क्योंकि देखो 5 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ छोड़ा, 2 क्वेश्चन यहाँ और 3 क्वेश्चन यहाँ, ऑलमोस्ट मैंने कितने क्वेश्चन छोड़े, 8 क्वेश्चन के 32 क्वेश्चन कर लिए। मतलब मैं एवरेज बच्चों से बहुत ऊपर निकल गया। एवरेज बच्चे जो यहाँ कर रहे होंगे, मान लो यहाँ ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ फंसेंगे, तब तक हम 30 35 तक कर लियो, मन मेरा बहुत हल्का होगा उस टाइम पे, क्योंकि मेरे क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके होंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन को 3 को किया, उसके बाद ये 2 को मैंने बहुत आराम से किया। उसके बाद एट लास्ट जब मेरे पास टाइम बचे, तो मैं आया ब्लड रिलेशन पे, तो कहाँ पे है, हाँ ये ब्लड रिलेशन पे आया, और इसको ऑलमोस्ट मैंने कितने टाइम दिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया, हाँ 28 सेकंड। सोचो कितना ईजी था, 28 सेकंड। लेकिन फिर भी मैंने इसको स्किप करना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि ये मेरा वीकनेस पॉइंट है, ये मेरा ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पे खेलता है एक्चुअल में, पहला शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट में खेला है ये उसमें, तो इसको स्किप करना इंपॉर्टेंट था। अब मेरे पास ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट बचे थे, मैं उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किया जिस क्वेश्चंस में हमको प्रॉब्लम होता है, जैसे ब्लड रिलेशन और ऊपर डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस वाला, ठीक है। अब ये होने के बाद मैं न्यूमेरिकल पे जाता हूँ, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो डीआई 1 गो में करना है, बिल्कुल नहीं सोचना है, 1 गो में करो, क्योंकि डीआई क्लर्क के बहुत ईजी होते हैं, पीओ के भी बहुत ईजी होते हैं, उनको भी 1 गो में करना, तो मैं बताऊंगा उस टाइम पे कि कैसे 1 गो में किया जाता है। इसको तो छोड़ना ही नहीं है। एक मेरे नहीं निकल रहे थे, इसको मैंने स्किप कर दिया, बाकी मेरे निकाल। देखो अब स्किप करने का मतलब क्या है, 2 मिनट मैंने दे दिया, यहाँ पे ही मैंने मतलब ये 5 क्वेश्चन किया, 2 7 क्वेश्चन किया, 8वें क्वेश्चन में मैंने 2 मिनट दिया, मेरा नहीं टूटा। होता एग्जाम में देखो ये मैं ऐसा नहीं हूँ कि पहले दे चुका हूँ फिर मैं ये बना रहा हूँ, वरना मैं इस पे तो नहीं वो स्किप करता, मेरे को पता होता कि क्या है आंसर, लेकिन मैं ऑथेंटिकली आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि मेरा माइंडसेट क्या था। अब इस पे हम गए 8वें क्वेश्चन पे मैंने 2 मिनट दिए, तो यहाँ हमको ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरे टाइम वेस्ट हुए। तो जब मेरे टाइम यहाँ वेस्ट हुए ना, तो हमको कंपनसेट करना है, और कंपनसेट कैसे करोगे, हार्ड क्वेश्चन को देखते ही स्किप। क्यों? क्योंकि एक बार आपने टाइम किसी चीज पे दिया है, वो आपके 20 मिनट को, 1.5 मिनट मैंने दिया है, आपके 20 मिनट को उसने 8:30 18 में तब्दील कर दिया। आपके पूरे मॉक को, ये जो लोग अब 20 मिनट में लड़ रहे थे, अब आप 18:30 पे आके बैठ गए हो, तो अब आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होके सोचना होगा कि भाई हमको किसको अटेम्प्ट करना है और किसको छोड़ना है। ये चीज याद रखो, अगर ये क्वेश्चन आप फंसे हो और आप फिर भी वही तरीके से मॉक को एनालाइज करके लड़ते हुए आगे जा रहे हो, जिस तरीके से 8 क्वेश्चन पहले किए हुए हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। जहां आप एक बार भी किसी क्वेश्चन में फंसते हो, क्लर्क में ही हम बात कर रहे हैं अभी, जहां भी आप एक क्वेश्चन में फंसते हो, तो आपको ये चीज बहुत सतर्क हो जाना है कि अब आने वाले क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए मेरे, जिसमें मेरे हाथ ना रुके। ठीक है, अब देखो मैं 9th वाला किया, 10th किया, क्योंकि देखो 15 15 सेकंड में हो रहे थे, इजी थे बहुत, ठीक है। अब इसको देखते स्किप, भले देखो इजी है, मैंने 22 सेकंड में किया बट इजी है, मैंने स्किप किया। इसको देखते स्किप किया, मैंने 11 सेकंड में किया इसको, देखो 11 सेकंड में मैंने किया, वो बहुत ईजी है, 11 सेकंड में क्या ज्यादा ही ले लिया टाइम मैंने। मैं ये सोच रहा था कि इतना ईजी कैसे ले लिया, ठीक है, तो 11 सेकंड में किया। फिर मैंने इसको देखो 53 सेकंड में किया, इसको 2। अब देखो ये मैंने 3 स्किप किए, भले से बहुत ईजी थे, और 3 को करने में मेरे को, अगर तुम ऑलमोस्ट टाइम देख लोगे, 22 11 33 33 और 33 ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मिनट में मैंने 3 क्वेश्चन कर दिए, जो कि बहुत अच्छी स्पीड रही है, ठीक है। अब इसमें आए, इसमें देखो, इसमें क्या था कि थोड़े से लेंदी थे, बट हम ये चीज समझाने की कोशिश करें कि डीआई एक ऐसा चीज है, क्लर्क में ही समझ लो कि क्लर्क में मोस्टली नंबर चाहिए होते हैं आपको बहुत हाई है, ठीक है। तो डीआई एक ऐसा आपको क्वेश्चंस बनते हैं जो बंडल में क्वेश्चंस आपको नंबर देते हैं, जैसे 5 नंबर, 14 से 18 5 नंबर आपको देखे गए वो, तो हल्का सा डिकोड करने में देखो मेरे को टाइम लगा यहाँ पे 2 ढाई मिनट ऑलमोस्ट लगे। लेकिन फिर सारे क्वेश्चन देखो 10 सेकंड, 27 सेकंड, 44 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड तो आई थिंक स्किप किया होगा, हाँ स्किप किया था 4 सेकंड, क्योंकि उसमें बहुत लेंदी था। अब देखो इतने कम टाइम में मैंने 4 क्वेश्चन निकाल लिए। तो ये डीआई को ये सोचना कि भाई डीआई लेंदी लग रहा है स्किप करते हैं, ये बहुत बेकार बात है, क्योंकि अगर आप क्लर्क में डीआई को स्किप करोगे तो फिर आप ये मान के चलो कि आप बाहर ही हो एग्जाम्स की, तो डीआई को तो नहीं स्किप कर सकते। अब देखो ये आया, मैंने स्किप किया फट से, जो कि बहुत ईजी है, ये भी मैंने स्किप किया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो कि सबका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो मैंने फटाफट 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 सारे किया। अब इसको मैंने स्किप किया, इसको मैंने स्किप किया, इसको मैंने स्किप किया। अब ये आया क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्या, इस ये क्वेश्चन मेरे को थोड़े से लेंदी से हल्के हल्के फील आ रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा स्किप किया, क्योंकि टाइम यहाँ तक आते थे, टाइम काफी कम हो गए थे मेरे पास। यहाँ मैंने किया, ये फटाफट फटाफट। अब टाइमिंग देखो इसकी, 13 सेकंड, 43 सेकंड, 9 सेकंड, 19 सेकंड, 9 सेकंड, ठीक है। अब देखो ये 9 सेकंड है थोड़ी से, और ये देखो ये मैं टिक लगाया था, बट टिक लगे नहीं थे एक्चुअल में, शायद टाइम की वजह से या नेटवर्क इश्यू की वजह से तो हो गया था। अब इतना सब करने के बाद मेरे पास ऑलमोस्ट 7:30 से 7:30 बचे थे। अब देखो, अब आप बोलोगे कि भैया आप तो तेजी तेजी से कर लिए चीजें, आपके पास तो टाइम बच ही गए, लेकिन मेरे पास तो इतने टाइम ही नहीं बचते। तो यही चीज पे तो आपको वर्क करना है, यही चीज तो आपको समझना है कि मिसलिनियस को इतना कम टाइम दे कि आपके अच्छे क्वेश्चंस के लिए आपके पास
सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम हो, ताकि उस चीज से आप टैकल करके आप उसको लगा सको। यही चीज तो समझना होता है चीजों को। अब अगर आप सिंप्लीफिकेशन को करने में 5-5 मिनट ले रहे हो, 2-2 3-3 मिनट ले रहे हो, 1.5-1.5 मिनट ले रहे हो, तो फिर वो आपका फ्रूटफुल नहीं होगा। अगर वो उस लायक का नहीं तो 1.5 मिनट नहीं लेना चाहिए। अब देखो मैं 30 सेकंड में किया, इतने अजीब से टिपिकल से क्वेश्चन है लेकिन मैंने किया। तो ऐसे ही आपको इन सब चीजों में इतनी पकड़ बनाने की आपके जो बचे हुए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन रहेंगे, जैसे ये हुए और नीचे आ जाओ, ये हुए, ये सब सारे जो क्वेश्चन होंगे ऑटोमेटिक, उसमें आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि आप टैकल कर लो। तो जब मेरे पास ये टाइम हो गया, कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े हुए, मैं तुरंत गया 6 पे, नॉट 6, किस पे गया, हाँ 11 पे, 11 पे गया, 11 22 मिनट में किया, 11 मिनट में किया, 53 मिनट में किया। ये तीन करने के बाद मेरे पास बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई 1-1.5 मिनट ही हुए हैं और मेरे तीन तो ऑटोमेटिक उड़ गए। लेकिन यही ऑटोमेटिक अगर मैं स्टार्टिंग में करता और 2 बार इस क्वेश्चन में फंस जाता। अब क्वेश्चन में फंसते कैसे, लोग बोलते हैं अरे भैया इतना ईजी आता है तो फंसेंगे कैसे। फंसने का मतलब क्या होता है कि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो एक स्ट्रेस लेके बैठते हो कि हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। मॉक में आपको ये स्ट्रेस नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये मॉक है, अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो नेक्स्ट में ध्यान दे दूंगा, उसके बाद में ध्यान दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है साल की, कि हम मेरा एक साल पूरा चला जाएगा, बच्चे मेंस देंगे और ये होगा वो होगा, लेकिन उस प्रेशर में आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो आप लोग करते क्या हो गलती पता है, रीडिंग गलत मार देते हो। जल्दी में करना है, क्योंकि भाई अगर आप यहाँ पे इसको उठा के देखो, आप यहाँ पे इसको उठा के अटेम्प्ट करते हो, आप ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन किए हो, एक क्वेश्चन स्किप किए हो जिसमें आपने 1.5 मिनट दिया है। आपका कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना यहाँ पे 1.5 मिनट देखने के बाद भी क्वेश्चन ना होने का। अब आप यहाँ पे आके अगर ऑटोमेटिक करोगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट होगा कि कुछ ना कुछ ट्रिकी हो गया, तो कुछ ना कुछ बात हो गया। तो अगर आप इसको उठाओगे और आप पढ़ोगे, तो अब देखो यहाँ पे लिखा है ना कि पाइप पी फिल द टैंक एंड पाइप क्यू एम्प्टी द टैंक। अब बच्चे क्या करेंगे एग्जाम में, ये फिल है ये एम्प्टी है, दोनों को फिल पढ़ लेंगे कि भैया पी जो है 18 मिनट में 18 आवर में भर देता है और क्यू जो है 12 आवर में भर देता है। अब बोलेगा कि दोनों को कितने में भरोगे, तो भाई इसका एलसीएम लेके तुरंत ये लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे यहाँ आंसर ही नहीं आ रहा है। बड़ी परेशानी हो गई अब तो। अब क्या होगा, फिर पढ़ेंगे इसको, फिर भी अब आप भी ये जानते हो कि आप मॉक दोगे, आप कितनी बार गलत पढ़ते हो तो सेम गलत रहता ही रहता है। वो सेम गलत आप बार बार पढ़ोगे, फिर आप गलत पढ़ोगे, आप नहीं पढ़ोगे गलत फिर, लेकिन अब 2 अटेम्प्ट तो दे दिए ना। अब एक बार तो यहाँ फंसे, एक बार यहाँ फंस गए। अब इतने ही दूर में अगर आप 2 बार फंसोगे तो नीचे का जो मोराल आपको चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, जो एक पॉजिटिव वाइब चाहिए अपने आप से, वो तो नेगेटिव में बदल लोगे ना। तो इस वजह से हम बोलते हैं चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो पीओ हो, अर्थमेटिक को स्किप करना सीखो। आपके पास अगर देखो, अगर पेपर डुएबल है, अगर एग्जामिनर आपको अपॉर्चुनिटी दिया है कि अगर बच्चा अच्छा पढ़ेगा अच्छा करेगा तो वो पूरे 40 में से 38-40 क्वेश्चन कर लेगा। अगर वो आपको इतना इजी पेपर बना के दिया हलवा की तरह, जैसे पहले शिफ्ट में दिया है सब बच्चों को, अगर वैसे दे रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे पास ये सारे क्वेश्चन करने के बाद भी मोर देन सफिशियंट टाइम मिलेगा कि आप इन सबको आराम से टैकल कर लो, क्योंकि आपके लिए पेपर ही वैसे सेट किया गया है। लेकिन अगर पेपर ट्रिकी और हार्ड सेट किया गया है और आप अर्थमेटिक को स्किप करते हो, पूरे 40 तक क्वेश्चन पहुंचते हो और आप 32 अटेंड कर लेते हो, 8 अर्थमेटिक को रोके रहते हो, फिर आपके पास 3 से 4 मिनट बचते हैं, आप उस 3 से 4 मिनट में आराम से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो आप ऑलमोस्ट 35 नंबर तक पहुंचते हो। अब अगर आप 35 नंबर तक पहुंचते हो तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत डिसेंट अटेम्प्ट तक पहुंच जाते हो कि क्लियर तो होना ही है आपका मीन्स, ऐसे वाले अटेम्प्ट तक पहुंच जाते हो। तो बेसिकली हम लोग को यही करना है। अगर एग्जामिनर हम लोग को टाइम देना चाहा है तो आपके पास टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का दोबारा ऊपर आके। और अगर नहीं, अगर वो ट्रिकी बनाए, मान लो कि यहाँ पे जो सारे वो रहे हैं सिंप्लीफिकेशन काफी हाई लेवल के कर दे, एकदम फंसा दे, बहुत लेंथी पेपर नीचे करते हुए बना दे, तो आप देखोगे कि आप फिर भी एज पे हो, लीड पे हो उन बच्चों में जो ऊपर जाके ये सब क्वेश्चन में फंस के आए हैं 2-3 बार। तो आपको ना देखो, किसी भी एग्जाम में जीतने का फॉर्मूला ही यही है कि अपनी वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ को पहचानना। अगर जिस तरीके से हम मॉक को आपको बता रहे हैं क्लर्क में, अगर इस तरीके से आप मॉक देख के देख लो, आप अटेम्प्ट करो, आपको खुद फील होगा कि नहीं सही बोल रहे हैं भैया, कि इसमें जो अटेम्प्ट करेगा इस तरीके से, जो अटेम्प्ट करेगा वन गो में। आप मान लो मॉक वाले क्या करते हैं, मॉक वाली तो कंपनी है, 25 30 मॉक बनाना होता है, लेकिन एग्जाम होने वाले तो बहुत क्लियर है, क्योंकि उन्हें एक एग्जाम का सीट बनाना है 100 क्वेश्चन का। अब वो क्या करेंगे, वो बहुत प्यार से साइकोलॉजिकली इन बीच में 40 क्वेश्चन में साइकोलॉजिकली खेलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे जिसमें आपका हाथ रुकेगा, आप डिमोटिवेट होगे, और अगर आपका नसीब खराब हुआ तो वो 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही आपका वेट कर रहे होंगे। तो पूरी कोशिश में रहा करो कि एग्जामिनर जिस माइंडसेट से आपके पास आ रहा है उसके माइंडसेट को रिवर्स करके आप उसके साथ गेम खेल सको। उसका मतलब ये है कि उन क्वेश्चंस को मत छुओ जिसमें वो ट्रिक बना के दिया है। तो आपको भी एक चीज, ये चीज पता होगा कि एक वरिड माइंड और एक स्ट्रॉन्ग माइंड में कंपैरिजन किया जाए, दोनों के अंदर इफिशियंसी बिल्कुल बराबर है, बट जो चिंता जिस दिमाग में होगा उसकी इफिशियंसी के साथ साथ उसकी कैपेसिटी सब कुछ घटी रहेगी। और जिसका माइंडसेट स्ट्रांग होगा वो कितना भी वीक होगा अगर पढ़ाई में, वो कहीं ना कहीं चीजों से टैकल करके निकल जाएगा। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि भाई रीजनिंग में आपको बीआर पे बहुत ध्यान देना है, बहुत सोच समझ के बीआर अगर उठाओ तो एकदम अपने अपने ऊपर लेके उठाओ कि भाई मैं करके निकल जाऊंगा, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, तो बीआर उठाओ। और मैथ में जब तुम आते हो तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको प्री निकालना है तो आपको अर्थमेटिक स्किप करना होगा वन गो, वन गो में करते टाइम। और उस अर्थमेटिक को आपको फिर से अप्रोच करना होगा जब वो आएगा, जब आपके पास नीचे 40 क्वेश्चन आप छू चुके होंगे और आपके पास टाइम मिलेगा, फिर आपको आके अर्थमेटिक को छूना है। और वो बच्चे जो फ्रेशर है, जो अभी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, वो मेरी बात लिख लो, अर्थमेटिक के पीछे मत पड़ना, एवरेज बच्चों से ऊपर लाने की कोशिश करना, एक्यूरेसी मेंटेन करना, क्लियर कर लोगे। ठीक है।
अब मैं इस बात को खत्म करता हूँ, काफ़ी टाइम हो गए हैं, ठीक है? अब इससे ज़्यादा समझाऊँगा मैं पीओ में। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा कि हाँ भैया समझ में आया चीज़ें, या कुछ और क्लियर करना, तो आप लोग मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का मेरा लिंक नीचे रहेगा इसके, आप आके आप विजिट करके आप मेरे को बता सकते हो, डीएम कर सकते हो कि भैया मेरे को इस प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप मेरे को बता दो, हम गाइडेंस दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यार, लाइफ में यही चीज़ है कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं और हम लोग हमेशा देने का सोचना चाहिए। तो बस बात इतनी सी कि अगर मेरा प्री सारे निकल रहे हैं, सारे क्लियर हो रहे हैं, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग की हेल्प करके कहीं ना कहीं किसी भी एक इंसान भी मेरा वीडियो देख रहा है और उसको ये चीज़ समझ पा रहा है मेरी बातों को कि किस तरीके से अटेंड करना, क्या माइंडसेट रखना है चीज़ों में, और उसका क्लियर हो रहा है एक प्री भी, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो हम यही कोशिश करेंगे आगे भी आने वाले वीडियोस में कि आपको माइंडसेट के साथ साथ पेपर की अटेम्प्टिंग भी दिखाएं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लाइव अटेम्प्ट भी कर दूंगा एक दो पेपर, ये दिखाने के लिए कि माइंडसेट क्या है, ठीक है? कैसे कैसे प्रेजेंट मोमेंट में कैसे माइंडसेट चेंज किया जाता है, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है क्वेश्चन को, आप लोग बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा लाइव भी करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इसके साथ मैं रैपअप करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी और अभी तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।